नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आप लोगों के साथ एक बार फिर अपने विचारों को लेकर, देश की समस्याओं को लेकर, और ख़ास करके 3 दिसंबर चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। शायद चुनाव कंप्लीट भी हो चुका है, कुछ चुनाव होने वाला होगा तो हो जाएगा, लेकिन 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। 3 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। बात यह है कि 3 दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी में घमासान शुरू हो जाएगा। 3 दिसंबर के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, रिजल्ट हो सकता है एक आध राज्य मोदी जीत भी लें, जीतवा भी लें, हैकिंग भी करवा लें, या हो सकता है 5 राज्य जीत लें ईवीएम के जरिए, या हो सकता है कि 5 राज्य उनके हाथ से निकल जाए और कांग्रेस की सरकार बने, या जो भी परिणाम आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि जो भी परिणाम आएंगे 3 दिसंबर के बाद, वो उतना मायने नहीं रखेंगे। मायने रखेगा 3 दिसंबर के बाद घमासान शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के 3 धड़ों में। अब ये 3 धड़े हैं कौन, और इसकी इन 3 धड़ों की व्याख्या अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आप आराम से समझ जाएंगे कि घमासान क्यों होगा और कैसे होगा और किस हद तक होगा। इस बात को आप समझिए दोस्तों। सबसे बड़ा धड़ा, या भारतीय जनता पार्टी का माई बाप, या भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता, या भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी, या भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ अगर माना जाए तो आरएसएस है। ठीक, आरएसएस एक धड़ा बन चुका है और इन धड़ों का निर्माण नरेंद्र मोदी की नीतियों, नरेंद्र मोदी की सोच और नरेंद्र मोदी के कामों के कारण हुआ है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और ये मेरा अपना वर्जन है, ये मेरी अपनी सोच है। वैसे भी मैं जो आपके सामने रखता रहा हूं, कहता रहा हूं, वो बड़ी बड़ी पार्टियां, यहां तक कि कांग्रेस, भाजपा के नेता सब धीरे धीरे उस सोच को आम आदमी तक पहुंचाए हैं। मैं अकेला उस सोच को, उस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता था, नहीं कर पाता था, लेकिन बाद में वही बातें लोग मिलकर लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। ये भी उसी में से है। तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा धड़ा जो है, सबसे मजबूत धड़ा जो है, वो है आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी का माई बाप है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा धड़ा, जो कि अब एक भयंकर रूप ले चुका है, वो है गुजरात लॉबी। उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या गुजरात के नेता, या गुजरात के उद्योगपति कम माफिया, अडानी जैसे लोग, विनोद अडानी विदेशों में बैठे लोग, या ऐसे सीधी अगर बात कहें तो गुजरात लॉबी, ये दूसरा धड़ा होगा, जो कि आरएसएस पर भी भारी पड़ रहा है। आरएसएस को भी यूं कह सकते हैं कि पसोपेश में डाल चुका है। आरएसएस को भी धर्म संकट में डाल चुका है। आरएसएस को भी निगलने की कोशिश में लगा हुआ है। आरएसएस को भी हजम करने की कोशिश में लगा हुआ है। आरएसएस को मिटा देने की कोशिश में लगा हुआ है। जहां आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का माई बाप रहा है, जन्मदाता रहा है, और वो अपनी सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विकास किया, विकसित किया, आज सरकार में है और बैकडोर से वो सरकार चला भी रही है, लेकिन उसकी चल नहीं रही है। उसके मंसूबे 1947 के पहले अंग्रेजों से मिलकर उनके द्वारा हासिल करके देश पर राज करने का था, वो पूरा नहीं हुआ। जो बाद में उन्होंने अपने तरीके से
देश में जहर फैलाकर तोड़फोड़ करके सत्ता तक पहुंच गए। हां, सत्ता की बागडोर नरेंद्र मोदी को थमाया गया, इसलिए क्योंकि वो भी चड्ढी से ही आते हैं। अब ये उम्मीद आरएसएस को भी नहीं थी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी दुनिया विकसित कर देंगे, एक ऐसा समूह खड़ा कर देंगे, एक जो पूरे भारत को निगलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आरएसएस की क्या औकात है। नरेंद्र मोदी आज अपनी गुजरात लॉबी के जरिए, अपने माफिया धनाढ़यों के जरिए, या यूं कहेंगे इनडायरेक्टली उन सारे माफियाओं के पीछे नरेंद्र मोदी खड़े होकर ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके जरिए एक ऐसा विशाल ताकत हासिल कर ली है कि वो अब आरएसएस को भी एकदम से नेपथ्य में डाल देना चाहते हैं। और तीसरा धड़ा वो होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नेता, पूरे देश के कार्यकर्ता, पूरे देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर, सबका सब तीसरा धड़ा होगा। तीसरे धड़े का नेतृत्व कौन करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और आप ये मान के चलिए कि तीसरे धड़े का, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में बाकी जितने नाम फ्रंट लाइन पर जितने भी लोग हैं जो आरएसएस से, बाय द वे आरएसएस से ही आए हुए हैं, कभी न कभी वो चड्ढी पहने हुए लोग हैं, अगर उनको आरएसएस आगे करके भारतीय जनता पार्टी की कमान देती है तो नरेंद्र मोदी वो स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक। दूसरी समस्या जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के वोटर, सब ये अब समझने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरा बन चुके हैं। देश के साथ साथ अब आरएसएस के मंसूबों पर भी खतरा बन चुके हैं। देश के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी के चंगुल में कैद कर लेना चाहते हैं। यानी नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही हो जो गुजरात लॉबी चाहे। गुजरात के कुछ चोर माफिया चाहें, जैसे आप सोच रहे होंगे कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या जितने भी गुजरात के भगोड़े हैं, डिफॉल्टर हैं जो लेकर भागे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक मिशन पर काम कर रहे हैं और जहां हैं वहां भारतीय नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी के लिए ही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने कानून भी में कुछ हेरफेर करके जो भगोड़े हैं वो भी भारत में आकर बिजनेस कर सकते हैं, वो भारत में आकर लोन ले सकते हैं फिर से और व्यापार कर सकते हैं। ये रास्ता भी मोदी ने बना के दिया। आगे पूरी की पूरी गुजरात लॉबी और उनके धनाढ़य माफिया लोग पूरे देश के लिए जब खतरा बन गए, जब पूरे, तो भाजपा के लिए भी खतरा बन गए। अब ये समझिए, आरएसएस भी ऐसा नहीं चाहता, या आरएसएस का भी सपना ये नहीं था, या आरएसएस की भी सोच नहीं थी कि कभी ये दिन भी देखने को मिलेगा। ऐसा भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात लॉबी के कब्जे में चली जाएगी। अब रही बात, अगर इनका विश्लेषण किया जाए, अगर मैं कहूं कि तीसरा धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल है, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका नेतृत्व मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ेगा, तीसरे धड़े यानी भारतीय जनता पार्टी, वास्तविक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना पड़ेगा। तो ये बने 3 केंद्र और 3 धड़े जिनमें सीधी फाइट होगी।
अब योगी आदित्यनाथ, जिनके पास भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम माने ज्यादा से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता और लोग योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि गुजरात लॉबी कितनी खतरनाक है और कितने खतरनाक तरीके से पूरे देश पर कब्जा करने में लगी हुई है। इस पर आपको हमारे दूसरे वीडियोस को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी ने अडानी के जरिए सिर्फ एयरपोर्ट क्यों खरीदा, सिर्फ पोर्ट क्यों खरीदा, शिपिंग कंपनियां नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट क्यों खरीदा, एयरलाइंस नहीं, सिर्फ रेलवे क्यों खरीदा, रेल के डिब्बे या रेल चलाने की कोशिश क्यों नहीं की, स्टेशन क्यों खरीदा, रेलवे क्यों नहीं, और ये रोड क्यों खरीदा, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं, या फिर कोल क्यों खरीदा, या फिर सीमेंट पे कब्जा क्यों किया, या फिर बिजली पे कब्जा क्यों किया, ऐसे बहुत से, या ऑयल क्षेत्र पे कब्जा क्यों किया, पेट्रोल डीजल वगैरह और दूसरे खाद्यान्न, ऑयल या खाद्यान्न पर, कृषि व्यापार या कृषि उत्पादन पर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी विदेशी चोरों विनोद अडानी जैसे लोगों के साथ मिलकर, अडानी के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी को इतना जाइंट बना चुके, इतना बड़ा बना चुके, इतना पावरफुल बना चुके हैं, इतना पैसे वाला बना चुके हैं कि अगर आप सामने से देखेंगे तो सबसे मजबूत पोजीशन में, इस लड़ाई में सबसे मजबूत पोजीशन में नरेंद्र मोदी हैं। और दुर्भाग्य से 2024 में कहीं नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए और ईवीएम बचा रहा वोटिंग के लिए, तो बन जाएंगे, फिलहाल वो बात कभी, लेकिन अगर बन गए तो ये सब सारे धड़े के पूरे देश के सहित ये सारे धड़े खत्म हो जाएंगे, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये बात अब भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो आगे सामने आएगी तीसरे धड़े के रूप में, उसको ये बात समझ में आ चुकी है। कहने का मतलब जो वास्तविक भारतीय जनता पार्टी है, जो वास्तविक जमीनी नेता हैं, जो दरी बिछाने वाले बेचारे जिंदगी भर काम किए हैं, या जो नेता जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कभी चड्ढी नहीं पहने हैं, आरएसएस के ज्यादातर हैं लेकिन नहीं पहने हैं, वो योगी आदित्यनाथ का पूरे देश में समर्थन करेंगे। उनकी ताकत देश के नेता होंगे, आम आदमी होंगे, लोग होंगे, वोटर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं वो होंगे। और तीसरा यानी पहला आरएसएस के साथ वो खड़े होंगे जो कभी न कभी चड्ढी पहनकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वर्चस्व बनाने की कोशिश में लगे हैं और वर्चस्व बना भी रहे हैं, पोजीशन पे हैं भी, पीछे से सरकार को चला भी रहे हैं, आगे से अब तो फ्रंट पे भी आके सरकार को चला रहे हैं। सभी इंपोर्टेड नेता हैं लगभग, मेरे ख्याल से जो पहली कतार में हैं, जैसे गडकरी हुए, राजनाथ सिंह हुए, या और जो हैं पहली कतार में बैठने वाले नेता, सबके सब आरएसएस की चड्ढी पहन चुके हैं। तो अब एक धड़ा होगा आरएसएस प्लस आरएसएस की चड्ढी पहनने वाले कार्यकर्ता और लोग, और आरएसएस का अपना वर्चस्व, अपना कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में अभी घुसपैठ नहीं कर पाए हैं, दूर हैं, इंतजार में थे कि चलो कभी न कभी हमको भी मलाई मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के जरिए, या भारतीय जनता पार्टी में कोई पद मिलेगा वो। तो ये इन तीन धड़ों में इतना तेज घमासान होगा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में बता नहीं सकता। मैं खुद भी अभी इस निर्णय पर, मेरा रिसर्च, मेरी सोच, मेरी खोज इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है कि इन तीन धड़ों में जीतेगा कौन, ये मैं बता नहीं सकता, थोड़ा समय लगेगा। लड़ाई शुरू होने के बीच
या लड़ाई 3 दिसंबर के बाद जो परिस्थितियां बनेगी, युद्ध किस स्तर पर बढ़ेगा आगे, लोग कौन किस पर कितना हावी होता है, देश कहां खड़ा होता है, देश का कानून कहां खड़ा होता है, क्योंकि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी सब पर कब्जा कर चुके हैं, देश की मीडिया, देश का कानून, देश सब कुछ। तो अब नरेंद्र मोदी कितना हावी होंगे, आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के आपने देखा इस चुनाव में आरएसएस की भूमिका, आरएसएस बीजेपी से, यानी बीजेपी से नहीं, गुजरात लॉबी से नाराज रही और आगे जो करने जा रही है या सोच रही है वो अब धीरे धीरे सामने आएगा, 3 दिसंबर के बाद सामने खुलकर आएगा। रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप रिजल्ट पर मत जाइए, रिजल्ट जो भी हो, अगर मोदी 5 ईवीएम को हैक करवा करके अपने पक्ष में फैसले कर ले, तब भी ये घमासान नहीं रुकेगा। तीनों ध्रुवों का मतलब तीनों धड़ों का जो आक्रामक घमासान होगा वो नहीं रुकेगा, क्योंकि इन तीनों धड़ों के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। इन तीनों में से जैसे अगर ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर हावी होती है, तो आरएसएस और गुजरात लॉबी पूरी तरह से नेपथ्य में चली जाएगी, राजनीति के बारे में कभी सोच नहीं पाएगी। अगर आरएसएस हावी होता है और आरएसएस अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब होता है, या आरएसएस फिर से कोई और नई पार्टी का गठन करता है या सामने लेकर आता है, तो आरएसएस अगर जीतता है, आरएसएस अगर हावी होता है, तब भी इन दोनों धड़ों का, ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ से आरएसएस का 36 का आंकड़ा है, और उसका परिणाम आगे 3 दिसंबर के बाद भी सामने आएगा, दिखेगा, इस लड़ाई में, इस घमासान में भी सामने आएगा और दिखेगा। तो योगी आदित्यनाथ, अगर आरएसएस, मैंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ जीतते हैं तो गुजरात लॉबी और आरएसएस नेपथ्य में चली जाएगी। अगर आरएसएस जीतती है तो योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व में बाहर आने वाली भाजपा भले ही अलग हो जाए, भले ही ये 3 धड़ों में बंटकर 3 पार्टियां बन जाएं, तब भी सबसे कहने का अर्थ यह है कि आरएसएस अगर पूरी तरह से कामयाब हो जाती है और फिर से वो अपना वर्चस्व देश की राजनीति पर कायम कर लेती है, तो गुजरात लॉबी और योगी आदित्यनाथ के धड़े, यानी ओरिजिनल जो बिना चड्ढी वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, उनको नेपथ्य में डाल देगी। और जिसकी संभावना ज्यादा है कि पैसा सब जगह जीतता है, और नरेंद्र मोदी ने ऐसा एक अपने तिलस्म के जरिए एक ऐसा वर्चस्व बना लिया है, और खास करके पैसे के बल पर इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी पर इतनी पकड़ बना ली है, या पूरे देश को इस हालात में ला दिया है कि अगर ये गुजराती माफिया चाहें, यानी अडानी, अंबानी ऐसे लोग अगर चाहें तो पूरे देश को गुलाम बना सकते हैं, गुलाम बनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब अगले युद्ध में जीतने की संभावना, मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कोई निर्णय मतलब अपने तरफ से कुछ सोच मेरा रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये 3 दिसंबर के बाद शुरू होगा इस पर अध्ययन करना, क्योंकि उसके बाद ही सामने आएगा जो आना है। तो अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा, यानी अगर नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी का धड़ा जीता और उसका वर्चस्व कायम हुआ, तो फिर पूरा देश ही खतरे में पड़ जाएगा। तब योगी आदित्यनाथ लीडेड भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस लीडेड भारतीय जनता पार्टी खतरे में नहीं पड़ेगी, वो नेपथ्य में नहीं जाएगी, पूरा भारत नेपथ्य में चला जाएगा। पूरा भारत संकट में आ जाएगा, पूरे भारत के लोग संकट में आ जाएंगे, भारत का हर आदमी संकट में आ जाएगा।
ये आप मानकर चलिए। बात इस विषय पर अगला वीडियो या अगली बात 3 दिसंबर के बाद होगी, जब ये शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो परिस्थितियां, जो बातें, जो चीजें मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये 3 धड़े तीनों से नाराज हैं। कहने का मतलब, नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए आरएसएस और ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी मानी लीडेड बाय योगी आदित्यनाथ को खत्म कर देना चाहते हैं, उनके राजनीति को। इधर क्योंकि सबसे ज्यादा पावर में वही हैं और इस समय प्रधानमंत्री हैं, इसका भी फायदा उनको मिल रहा है। ईडी, सीबीआई अगर आज विपक्ष के घरों में जा रही है तो वो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ लीडेड भारतीय जनता पार्टी के घरों में भी जा सकती है और आरएसएस के घरों में भी जा सकती है। उनका इस्तेमाल उनको भी दबाने, खत्म करने, तोड़ने या पंगु बनाने में कर सकती है। तो कहने का मतलब, सभी के लिए एक ही सिचुएशन बन चुकी है, डू और डाई। अगर योगी आदित्यनाथ आज पीछे हट जाते हैं चुपचाप, तो राजनीति में पूरी राजनीति में नेपथ्य के पीछे चले जाएंगे, नेपथ्य में चले जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे, नहीं माफ कीजिएगा, बीते हुए समय में चले जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि खत्म, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये दोनों में से कोई, अगर आरएसएस कब्जा करती है तब भी और बीजेपी कब्जा करती है तब भी, वही बात आरएसएस, वही बात योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ को चड्ढी गैंग से और भारतीय जनता पार्टी से निकले नेता शूट नहीं करते, और वो शूट ही नहीं, देश की राजनीति के लिए वो शूट नहीं करते। देश की राजनीति के लिए वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो कहने का मतलब, जिसका भी वर्चस्व भारी पड़ेगा वो अगर आरएसएस लीडेड कब्जा कर लेती है, आगे आती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं बदलेगा। अगर योगी आदित्यनाथ लीडेड भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता अगर सामने आते हैं, उनका वर्चस्व कायम होता है, वो जीतते हैं, तब भी बहुत बड़ा कुछ बदलाव नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से गुजरात लॉबी हावी हुई तो देश के लिए काफी मुश्किल भरा दिन होगा। इसलिए अगर, जैसे मैं इसको अगर से ही किंतु परंतु से ही कह सकता हूं, लेकिन से ही कह सकता हूं, एक अनुमान से ही कह सकता हूं कि अगर ये 3 धड़ों में बंटते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी 3 भाग में बंटती है, तो भी देश के हित में होगा। आगे की राजनीति क्या होगी, कैसे बदलेगी, कौन सामने आएगा, कौन आगे जाएगा, कौन भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाएगा, यह अलग बात है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी के जीतने पर देश को होगा, वो गुजरात लॉबी के जीतने से होगा, गुजरात लॉबी के हावी होने से होगा। तो देश हित में यह होगा कि ये 3 भागों में रहें और अपने अपने तरीके से राजनीति करें, ये देश के हित में होगा। नरेंद्र मोदी का वर्चस्व कायम होना, जीत लेना और भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लेना, ये पूरे देश के लिए खतरनाक होगा। माफ कीजिएगा, एक बात को मैं कई बार बोल रहा हूं, लेकिन बात को समझने के लिए ये जरूरी भी होता है। और मैं समझता हूं कि ये मेरा अपना विचार है, इसको वस्तु स्थिति यानी वर्तमान से ना जोड़ें। ये मेरा ख्याल है, मेरा विचार है, मेरा रिसर्च है, मेरी खोज है, मेरी सोच है। और जो मैं समझता हूं
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब रहा हूं, तो जो मैं समझता हूं, जो मैं आज देख रहा हूं, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आज आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। 3 दिसंबर के बाद जो भी बदलाव होंगे, जो सामने निकल कर आएगा, उस पर जो अगली टिप्पणी मेरी होगी, अगला वीडियो मेरा होगा, 3 दिसंबर के बाद की घटनाओं पर आधारित होगा। नमस्कार।